नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की एक अन्य शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मित्रों अंतिम कक्षा में हमने यहाँ पर मुहावरों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप मुहावरों की प्रकृति को समझ पाए होंगे, किस तरीके से जो है वो मुहावरों के अर्थ को हम जानना होता है और मुहावरे की अपनी जो है एक हिंदी व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से इसकी किस प्रकार से उपयोगिता भाषा के माध्यम से रहती है, यथार्थ भाषा में रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोग मुहावरों को समझ पाए होंगे। मैंने यहाँ पर तमाम उदाहरणों के माध्यम से मुहावरों को सुस्पष्ट करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे उम्दा मुहावरे जो वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हमेशा से जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ऐसे मुहावरों का यहाँ पर अध्ययन कर हमने इस कक्षा के माध्यम से आपको इस मुहावरे बिंदु को सुस्पष्ट करने का प्रयास किया। तो लीजिए मित्रों, उसी क्रम में अर्थात आपकी जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम है और जो राजस्थान एसआई के एग्जाम्स है, उनको लेकर आज एक नए बिंदु को लेकर हम जो है पाठ्यक्रम अनुसार आगे चलते हैं। और आज का हमारा बिंदु है लोकोक्तियां। क्या है? लोकोक्तियां, लोक धन उक्ति अर्थात लोगों की युक्तियां। तो मित्रों ऐसा है कि लोकोक्तियां हवा में नहीं बनती है। लोकोक्तियां बनने का कोई ना कोई ऐसा कारण रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है, हमारा जो समाज एक प्राचीन समय से जिस प्रकार से चलता आ रहा है, वो उसके प्राचीन समय से जिए हुए उस पूरे जीवन का एक निचोड़ होता है। पूरे समाज में जो जिस तरह से जो युग बीते हैं, उन युग बीतने का जो हमारे पूर्वजों के आधार पर जो निचोड़ होता है, जो सार होता है, वो इन लोकोक्तियों में रहता है। अर्थात समाज में बार बार घटित होने वाली घटनाएं, जो बार बार घटित होती है घटनाएं, वो एक कहानियों के रूप में, कहावत के रूप में पूर्ण तरह से जो है प्रसिद्ध हो जाती है और वो एक संक्षिप्त या कुछ ही शब्दों में वहां पर सिमट कर हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। उन्हें हम लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे कि एक लोकोक्ति है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। एक लोकोक्ति है। यहां पर किस तरीके से हम समझ सकते हैं इस लोकोक्ति के कंसेप्ट को, वो इस संकल्पना को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि एक लोकोक्ति है जैसे कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अर्थात किसी काम के न करने के लिए कोई ऐसी शर्त लगा देना कि जिससे जो है वो कार्य करना न पड़े। किसी काम के बहाने मतलब काम न करना। तो यहां पर यह होता है कि राधा को जब नाचने के लिए कहा गया एक बार, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि आप 9 मन तेल इकट्ठा करोगे तो मैं राधा नाचूंगी। अर्थात 9 मन तेल उस समय हाथों हाथ जो है इकट्ठा करना संभव नहीं था। एक 9 मन मतलब प्राचीन माप है ये। तो इस प्रकार से वो तेल इकट्ठा न कर पाए और राधा नहीं नाची। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जब भी आपको कोई कार्य न करना हो तो कुछ ऐसी शर्त वहां पर मांग कर लेना ताकि वो कार्य में न करना पड़े। तो इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर ये जीवन का निचोड़ होता है जो हमारे पूर्वजों ने जिया है और वो इस संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रदर्शित होती है, जो हमेशा किसी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए या किसी बात को विशेष तौर से कहने के लिए लोकोक्तियां जो है हमेशा आपके लिए उपयुक्त सिद्ध होती है। तो इस प्रकार ये लोकोक्तियों का कंसेप्ट रहता है जो मैंने आपको यहां पर इस तरीके से समझाया। तो लीजिए मित्रों, इस लोकोक्ति की प्रकृति के माध्यम से सर्वप्रथम इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ इसकी थ्योरिस्ट, और उसके बाद में यहां पर मैं कुछ तमाम उदाहरण लोकोक्तियों के जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा का आगाज करते हैं और पढ़ते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति ये जो फर्स्ट जो यहां पर है ये लोकोक्ति। ये लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। मैं इसको जरा सा एक बार लोकोक्ति की परिभाषा या लोकोक्ति की जो उपयोगिता है उसको पढ़ने के पश्चात मुझे बताऊंगा। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है ये है और पहले है, फिर है ये यहां पर योकोक्ति का, लोकोक्ति की प्रकृति, लोकोक्ति की कंसेप्ट या परिभाषा कह सकते हैं। तो देखिए, लोकोक्ति शब्द लोक और युक्ति के योग से बना है। लोक धन युक्ति लोकोक्ति, लोगों द्वारा बनाई गई उक्तियां। अर्थात
जीवन के जीने के आधार पर जो एक कह सकते हैं कि निचोड़ होता है जीवन का, वो हमें लोकोक्तियों में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे समाज में घटने वाली बार बार वे घटनाएं जिनको बार बार जो है देखा जाता है हमारे युग में, वो जब एक संक्षिप्त रूप से एक दो दो शब्दों में, एक वाक्य में निहित हो जाती है, उसको सिमट कर रख जाती है, तब उसे हम लोकोक्तियां कहते हैं। लोक और युक्ति के योग से बना है, जिसका तात्पर्य लोक में प्रचलित युक्तिपूर्ण वाक्य है, ठीक है ना, किसी न किसी घटना के आधार पर बनाई गई युक्तियां। पीढ़ियों से चली आ रही इन उक्तियों में जीवन के अनुभव का सार और व्यवहारिक नीति का निचोड़ समाया होता है। देखो क्या होता है कि जीवन के अनुभव का सार होता है और व्यवहारिक नीति का निचोड़ समाया होता है, तब जाकर जो है ये लोकोक्तियां बनती है। ध्यान रहे मैंने क्या कहा था कि लोकोक्तियां हवा में नहीं बनती है, लोकोक्तियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाक्रम छुपा होता है और अपने आप में ये संपूर्ण होती है। मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है और लोकोक्तियां जो है अपने आप में संपूर्ण रहती है। कई लोकोक्तियां किसी विशेष ऐतिहासिक या सामाजिक घटना पर आधारित होती है, जिससे उनके निर्माण को एक विशेष संदर्भ प्राप्त होता है। एक विशेष संदर्भ के दृष्टिकोण से वो जो है इनका निर्माण होता है, इनकी रचना होती है। तो ये तो था लोकोक्ति की प्रकृति, जिसको हमने देखने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, कि लोकोक्ति किस तरीके से कार्य करती है और मुहावरे की अपनी प्रकृति क्या है। उम्मीद है कि यहां पर आप लोकोक्ति के इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि लोकोक्तियां किस आधार पर बनती है, किस तरीके से घटनाओं पर आधारित होती है और अपने आप में ये संपूर्ण होती है, ठीक है ना। जिस तरह से मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है, लोकोक्ति किसी न किसी घटना पर आधारित होती है और अपने आप में पूर्ण होती है, उसे हम क्या कहेंगे, लोकोक्ति। अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। हम जब लोकोक्ति को पढ़ते हैं और पहले मुहावरे को पढ़ने का प्रयास किया था हमने, मुहावरे और लोकोक्ति में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है आखिर। तो मेजर डिफरेंस यहां पर देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण उनमें अंतर क्या क्या है उनको देखेंगे, ताकि हम दोनों में यहां पर अंतर कर पाए कि लोकोक्ति क्या है और मुहावरा क्या है। तो देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, लोकोक्ति का अपर नाम कहावत भी है, अर्थात लोकोक्ति को हम क्या कह सकते हैं, कहावत भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखें, कहावत भी जो है वो कह सकते हैं। लोकोक्ति जहां अपने आप में पूर्ण होती है, क्या कहा मैंने, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है मित्रों, लोकोक्ति हमेशा पूर्ण होगी और मुहावरा जो है अपने आप में वाक्यांश होता है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। देखो लोकोक्ति क्या होती है, एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। कैसे, एक वाक्य में लोकोक्ति जो है वो प्रयुक्त होती है, एक वाक्य में, एक वाक्य में ये रहती है, ठीक है ना। और मुहावरा सिर्फ एक वाक्य का अंश मात्र होता है, ये एक मेजर डिफरेंस है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर माना जाता है। फिर देखिए लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही रहता है, लोकोक्ति का जो रूप होगा वो प्राय कैसा रहता है, हमेशा एक सा ही रहता है, एक ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज परिवर्तन जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है, उसमें आप किसी प्रकार से परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लोकोक्ति हमेशा जैसी है वैसी रहेगी, एक सा रहता है रूप उसका, एक बार बनती है, उसके बाद में उसके में आप लिंग वचन कारक काल के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो ये मुहावरा और जो लोकोक्ति है उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर जो है वो देखे जा सकते हैं और इन विशेषताओं के आधार पर हम मुहावरे में और लोकोक्ति में जो है यहां पर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मित्रों कि यहां पर आप इस कंसेप्ट को भली भांति समझ पाए होंगे। देख लें, सर्वप्रथम आप लोकोक्ति के कंसेप्ट को देखें कि लोकोक्ति किस तरीके से, इसकी क्या प्रकृति है, किस तरीके से इसकी उपयोगिता है हमारे भाषा के माध्यम से या भाषा की शैली में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, जिसको लेकर मैंने यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस, कुछ महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर बताए, जिनको आप हमेशा अपने 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 जहन में जो है याद रखने का प्रयास करें, ताकि आप डिफरेंस कर पाए कि किस तरीके से लोकोक्ति कार्य करती है और किस तरीके से मुहावरे कार्य करते हैं। देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
इस तरीके से मित्रों हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से लोकोक्ति का अपना क्या कंसेप्ट है, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या डिफरेंस है। अब हम कुछ इस प्रकार की लोकोक्तियों के उदाहरण जो वाकई में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण रह सकते हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। लोकोक्ति, ये कुछ लोकोक्तियां हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी रह सकती है। इनमें देखें, हम प्रयास करते हैं कि इनमें से ही लोकोक्ति आपको परीक्षा में देखने को मिले। अंधों में काना राजा। अब देखिए, ध्यान रहे कि कई बार आपको यह पता होना चाहिए कि इसका वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है। जो आपके सामने जो वाक्य है, लोकोक्ति बता रहे हैं या मुहावरे बता रहे हैं, उसका वाक्य का प्रयोग या वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है, मुख्य तौर से यही क्वेश्चन बनते हैं। देखें, अंधों में काना राजा, उसमें आपके पास में अलग अलग जो है विभक्ति, अलग अलग वाक्य देंगे कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आपको सटीक उत्तर तक पहुंचना है, ठीक है ना। उसके लिए प्रयास करने होंगे, अभ्यास करने होंगे, तब जाकर ही आप इन लोकोक्तियों के अर्थों तक पहुंच पाएंगे। तो लीजिए कुछ उम्दा लोकोक्तियां यहां पर। अंधों में काना राजा, अर्थात गुणहीन व्यक्तियों में गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति गुणवान माना जाता है। अर्थात जब सभी गुणहीन हो और आप एक कुछ थोड़ा से गुण वाला व्यक्ति भी जो है, उसकी भी महिमा वहां पर, उसकी महिमा का भी गान किया जा सकता है, उसका आदर सम्मान हो सकता है। तो कहा कि अंधों में काना राजा। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अकेली मछली में एक दुष्ट व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है, सारे समाज को बदनाम कर देता है। ये इसका अर्थ रहेगा इस लोकोक्ति का, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात स्वयं का कार्य स्वयं करना। फिर है अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, ठीक है ना। तो ये किसी प्रशासनिक कार्य या कह सकते हैं किसी कार्यालय को लेकर किया गया है। कहा गया कथन है कि कहां पे किस तरीके से जो है, अगर आपका अधिकारी सही नहीं होगा तो उस कार्यालय में जितने भी कर्मचारी है वो भी ढंग से कार्य नहीं करेंगे। तो यहां क्या कहा, इसका अर्थ होगा कि उस कार्यालय के सभी कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते जहां अधिकारी ही भ्रष्ट हो, जहां अधिकारी ही भ्रष्ट हो, जहां अधिकारी ही भ्रष्ट है, उस कार्यालय के बाकी कर्मचारी भी कैसे कार्य कर सकते हैं। आ बैल मुझे मार, खुद ही खुद ही अपने लिए खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देना, मुसीबत
खड़ी कर देना। नेक्स्ट है आगे कुआ पीछे खाई, सभी और विपत्ति आना या होना, सभी और विपत्ति होना। फिर है अशक्वियां लूटे कोयलों पर मोहर, बहुत ही सुंदर। देखिए एक और तो एक और धन का अपव्यय, एक और धन का अपव्यय, और दूसरी ओर कंजूसी। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, हमेशा आपने इसे कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा होगा कि ये जो है लोकोक्ति पूछी गई है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब कि प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम, प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। तो इस तरह से ये कुछ विशेष यहां पर लोकोक्तियां हैं जिनके अर्थ मैंने आपके समक्ष यहां पर स्पष्ट कर दिए हैं। देख लेने तो आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ विशेष यहां पर लोकोक्तियां थी। अब हम चलते हैं कुछ और विशेष लोकोक्तियों की ओर, जिसमें ये है इनके अर्थ को भी यहां पर हम तो स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आधी छोड़ सारी को द्यावे, आधी मिले न सारी पावे। तो यहां पर देखो इसका अर्थ होगा कि अधिक लालची व्यक्ति को, अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। एक पंथ दो काज मीन्स एक कार्य से दोहरा लाभ, एक कार्य से दोहरा लाभ। फिर है एक अनार 100 बीमार, नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के ग्राहक अधिक, एक वस्तु है और उसके ग्राहक अधिक हो जब कहेंगे एक अनार 100 बीमार। एक हाथ से ताली नहीं बजती, कई बार ये जो है पूछी गई लोकोक्ति है। एक पक्ष से एक पक्ष से कभी झगड़ा नहीं होता, एक पक्ष से कभी झगड़ा
नहीं होता। मीन्स ये है कि दोष दोनों साइड से होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक साइड ही बिल्कुल जो है झगड़ा करने का कारण नहीं हो सकता, दोनों ही कारण से होगा। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, कुछ ना कुछ तो सेकंड जो है पक्ष उससे भी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, तब जाकर ही झगड़ा रूप लेता है, या इसी ऐसी कोई भी इस प्रकार की स्थिति हो। ठीक है ना। कोयले की दलाली में मुंह काला, अर्थात बुरी संगत से, बुरी संगति से, बुरी संगत से बुराई ही मिलती है, बुरी संगत से बुराई ही मिलती है, बुरी संगत से बुराई ही मिलती है। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, बहुत अंतर बहुत अंतर होना। ठीक है। फिर काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़, क्या होगा? बिल्कुल अनपढ़ कह सकते हैं हम, बिल्कुल अनपढ़। फिर है कबो निरामिष होए न कागा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, वो तो अपने कहीं ना कहीं अपने गुण बता ही देता है। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। फिर नेक्स्ट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है ना। तो संगति का असर जो है वो हमेशा पड़ता ही पड़ता है। आपका स्टेटस बताता है कि आप किस प्रकार के मित्रों के बीच में बैठते हैं। ध्यान रखना मित्रों कि संगति का असर जरूर पड़ता है। हमेशा अपने मित्र, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की संगति अच्छी रखें, ताकि उसका प्रभाव आप पर भी अच्छा पड़े और आपकी संगत का या आपके जो गुण है उनका भी प्रभाव उनको भी थोड़ा लाभ हो। तो ये चीज हमेशा देखनी चाहिए कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात संगति का, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, अवश्य पड़ता। ठीक है। फिर एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ नहीं होता था वो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह जाके तो अपनी खींच निकालने का प्रयास करता है। ठीक है ना। जहां खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी खींच निकालना, अपनी खींच निकालना। इस तरीके से ये कुछ विशेष यहां पर लोकोक्तियां थी जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ विशेष जो है यहाँ पर लोकोक्तियां थी, उनको हमने देखने का प्रयास किया इस कक्षा के माध्यम से। उम्मीद है कि आप भली बात इनको समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसरा अनुकूल अपना अभिनय तैयार रखते हैं, ठीक है ना, जैसा अवसर होता है वैसी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, अर्थात अवसरवादी। क्या कहेंगे हम? अवसरवादी। नेक्स्ट है गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए, ठीक है ना। मतलब कहने का यही है कि चेले गुरु से आगे बढ़ गए। ये कह सकते हैं कि चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि घर की चीज का आदर नहीं होता। घर की चीज का आदर नहीं होता, ठीक है। फिर है चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका मीन्स चोर हमेशा सशंकित रहता है, सशंकित रहता है। ये भी कहते हैं कि चोर के पांव हमेशा कमजोर होते हैं, ठीक है ना। तो चोर की दाढ़ी में देखा, चोर होगा वो हमेशा सशंकित रहेगा, उसको पता होगा, वो भय से भरा होता है, मैंने चोरी की है, ठीक है ना। चोर हमेशा सशंकित रहता है, ठीक है ना। फिर है जंग घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ये दो है यहाँ पर अलग अलग। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, और ये अलग है जिस पत्तल में खाना उसमें छेद करना। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखते हैं, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसको हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ये है, अर्थात दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर योग्य व्यक्ति की योग्य व्यक्ति की प्रशंसा होती है। फिर है जिस पत्तल में खाना और उसी में छेद करना, मतलब कि आपको जहां पर आश्रय दिया गया उसको ही हानि पहुंचा देना। तो सेकंड ये जो है, इसका मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिस पत्तल में खाना उसमें छेद करना। आश्रयदाता को ही हानि पहुंचाना। आश्रयदाता को ही हानि पहुंचाना। फिर है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अर्थात जब तक आपका ईश्वर का साथ है, जब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम, जिसके ईश्वर साथ में है, ईश्वर साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि विपत्ति में किसी को थोड़ी सी मदद भी थोड़ी सी मदद भी उबार सकती है, उबार सकती है।
इस तरीके से इसको देख सकते हैं हम। फिर थोथा चना बाजे घना, अर्थात ऊंचा व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, सदा दिखावा करता है। इस तरीके से देख रही है कुछ विशेष यहां पर लोकोक्तियों का अध्ययन हमने किया, उनको अर्थों को भी यहां पर समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से यहां पर हमने ये कुछ और लोकोक्तियां देखने का प्रयास किया। उम्मीद है आप इसे भली बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर कि तू डाल डाल मैं पात पात, ठीक है ना, कि तू अगर तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी अधिक चतुर हूं, अधिक चतुर हूं। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार की हानि, एक बार की हानि सतर्क कर देती है, सतर्क कर देती है। ठीक है। फिर है जो नो नॉमन तेल होगा, इसको यहां से थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि न नॉमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ठीक है ना। तो किसी के बहाने, किसी शर्त के बहाने काम न करना, काम न करना। ये मैंने स्टार्ट में आपको कक्षा के आरंभ में ही इस लोकोक्ति को आपके सामने सुस्पष्ट कर दिया था कि क्या घटना घटी रही होगी और किस तरीके से ये अनुभव के आधार पर ये एक संक्षिप्त वाक्य में इसका निचोड़ उभर कर सामने आता है। ठीक है ना, कुछ ऐसी शर्त रख देना कि जिससे वो कार्य करना ही ना पड़े। ठीक है ना, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, लेने का एक न देने न देना दो, बिना मतलब, बिना मतलब। फिर नेक्स्ट है यह मूंग और मसूर की दाल अपनी हैसियत से, अपनी हैसियत से अधिक बढ़कर करने को कहना, करने को कहना। उम्मीद है कि इस सेंटेंस को आप समझ पा रहे होंगे कि कोई जब अपनी हैसियत से अधिक बढ़कर करता है तो उसको कह रही है मुंह और मसूर की दाल, और तुझे एक ऐसा कैसे कर दिया तूने। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना, जब नाचना नहीं आता तो कहते हैं ये आंगन टेढ़ा है, अर्थात किसी दूसरों पर दोष बढ़ना, किसी दूसरे पर
दोष लगाना। फिर नेक्स्ट है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है ना, हम उपदेश तो दे देते हैं लेकिन वो खुद उसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। सामर्थ्य जब आती है जब हम किसी कार्य को कहने से पहले हम वो स्वयं भी कार्य करें, ठीक है ना। तो उपदेश देने से पूर्व, उपदेश देने से पूर्व स्वयं भी उपदेश का प्रयोग करना, उपदेश स्वयं भी प्रयोग करना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। फिर है नेकी कर और कुएं में डाल, अर्थात नेकी करके ये कह सकते हैं उपकार करके, उपकार करके जताना नहीं चाहिए, उपकार करके जताना नहीं चाहिए। फिर एक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है ना, बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद कैसा होता है, वो कितनी गुणवान होती है, ठीक है ना, कितनी गुणी होती है, ठीक है ना। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो मूर्ख होता है उसको क्या पता कि गुणवान व्यक्ति का आदर कैसे होता है। मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता, गुणों का आदर नहीं जानता। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, अर्थात आने वाली जो समस्या है वो तो आकर ही रहती है। कह सकते हैं कि आने वाला दुख आकर ही रहता है, आने वाला दुख आकर ही रहता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि आपका मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक होने का होगा, ठीक है ना। और यदि आपका मन ही शुद्ध है तो वो कोई भी कार्य आपका नहीं सुधरेगा, ठीक है ना। ये सीधी सी बात कही जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा अनुभव, ऐसा हमारे समाज के पूर्वजों ने जो जिया है उसका निचोड़ बताया जीवन का, कि यदि आपका मन शुद्ध है तो आपके सभी कार्य जो सुलभ तरीके से हो जाएंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात मन शुद्ध है, मन मन शुद्ध है तो सब ठीक। इस तरीके से इन लोकोक्तियों को आप देखने का प्रयास करिए, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से हमें देखने का प्रयास किया, इसे आगे चलते हैं। और ये कुछ और विशेष यहाँ पर लोकोक्तियां हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह सकती है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, देख लें इसे। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, अर्थात सब कुछ समाप्त हो गया पर शेख ही
अभी भी वही, सब कुछ समाप्त हो गया पर शेख ही अभी भी वही। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी कई बार हम जो है सामान्य तौर पर भी इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते ही करते हैं। अर्थात चोर मार के बिना अपराध स्वीकार नहीं करता, अपराध स्वीकार नहीं करता। फिर है सांच को आंच नहीं, अर्थात जो सच्चाई के रास्ते पर है उसे कोई डर नहीं। जो सच्चाई की राह पर है उसे डर नहीं। फिर है हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं, अर्थात जो जो आपको आशा देता है उसी पर ही हम रौब जमाने लग जाए, तो इससे कहेंगे कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, अर्थात आश्रयदाता पर ही आश्रयदाता पर ही रौब जमाना। पर ही रौब जमाना। फिर है हाथ कंगन को आज सी गया, बहुत ही ये भी अच्छी है और कई बार सुप्रसिद्ध है, रही हुई है ये लोकोक्ति। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फिर है हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी छोका हो जाए, कम खर्च में श्रेष्ठ काम, कम खर्च में श्रेष्ठ काम, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से मित्रों ये कुछ विशेष यहां पर लोकोक्तियां थी जो वाकई में प्रतियोगिक परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही विशेष रह सकती है, और इस प्रकार की और भी लोकोक्तियों को ढूंढे, पढ़ें और अभ्यास करते रहें। इस कक्षा के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको प्रतियोगिक परीक्षा के अकॉर्डिंग कुछ विशेष लोकोक्तियों का अध्ययन करवाया। उम्मीद है कि आप इनको बड़ी बात ही समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।